50 के दशक में यमन पुलिस एक 18 साल के भारतीय लड़के को पागलों की तरह ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने अरब सरकार को बेवकूफ बनाकर लाखों रुपए छापे थे। तो हुआ ये था कि 1950s में मार्केट से यमन की करेंसी यमनी रियाल अचानक से कम होने लगी थी। सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि हमने इतने ज्यादा सिक्के बनाए हैं, लेकिन वे गायब कहां हो रहे हैं। इसलिए इसकी जांच के लिए यमनी सरकार ने एक स्पेशल यूनिट बनाया और 3 महीने लंबी जांच उन्हें एक 18 साल के लड़के तक ले गई। और खोजबीन से पता चला कि उसे अपनी नौकरी से जो सैलरी नोट्स के रूप में मिलती थी वो उसके सिक्के में बदल लेता था। यमनी रियाल था। अब क्योंकि ये रियाल के सिक्के असली चांदी के थे और उस वक्त मार्केट में चांदी की कीमत इन सिक्कों की रियल करेंसी वैल्यू से कई गुना ज्यादा थी, इसलिए वो लड़का इन सिक्कों को पिघलाकर चांदी के ब्लॉक्स बना लेता था और ब्रिटिश व्यापारियों को चांदी के दाम में बेच देता था। और जब उसका ये सीक्रेट बिजनेस सरकार के सामने आया तो उन्होंने चांदी के सिक्के बनाना ही बंद कर दिए। लेकिन तब तक ये लड़का लाखों का मुनाफा करके भारत लौट चुका था। इस लड़के का नाम था धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें लेकर कहा जाता था कि वो मिट्टी को भी सोना बना सकते थे, यानी हर परिस्थिति में पैसा कमा सकते थे। लेकिन गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्मे धीरू भाई अंबानी, जो एक ठेले पर पकौड़ा बेचा करते थे, उन्होंने ऐसा तो क्या किया कि कुछ ही सालों में बन गए एशिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और बना डाला 75,000 करोड़ का रिलायंस साम्राज्य। जानेंगे धीरू भाई अंबानी के जीवन से जुड़े एक ऐसी अनसुनी कहानी जो आपको हैरान कर देगी, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 28 दिसंबर 1932 के दिन गुजरात के चोरवाड़ गांव में धीरज लाल हीराचंद अंबानी का जन्म हुआ। पिता गांव के स्कूल में शिक्षक थे, मां गृहिणी और घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि शिक्षा एक संघर्ष से कम नहीं थी। लेकिन पिता चाहते थे कि धीरू भाई यानी धीरज लाल पढ़ाई करके सरकारी नौकरी करे। हालांकि धीरू भाई को पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पिता की इच्छा का मान रखते हुए उन्होंने 16 साल की उम्र तक पढ़ाई की। फिर स्कूल ड्रॉप आउट लेकर परिवार की आर्थिक सहायता के लिए काम धंधा ढूंढने लगे। लेकिन एक छोटे से गांव में नौकरी मिलना काफी मुश्किल था, इसलिए वो काम की तलाश में कई दिनों तक भटकते रहे। और इसी बीच एक दिन गांव के मंदिर में लगी विशाल भीड़ ने उनकी सोच बदल दी। दरअसल हर साल फरवरी मार्च में यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं और ये जानकर धीरू भाई के मन में पहली बार बिजनेस की चिंगारी जली। उन्होंने देखा कि यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रहती है और 2 से 3 घंटे तक लाइन में खड़े होकर उन्हें भूख और प्यास जरूर लगती है। इसलिए वो भागते हुए अपने घर गए और गुल्लक तोड़कर अपनी सालों की जमा पूंजी लेते हुए व्यापार करने निकल पड़े। उन्होंने एक पुराना ठेला खरीदा और मंदिर के बाहर पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। अब भीड़ रही तो मुनाफा अच्छा चला, लेकिन जैसे ही भीड़ घटी तो धंधा भी बैठ गया। तभी उन्होंने देर न करते हुए पकौड़े का व्यापार समेट लिया और काम की तलाश में लग गए। इसी खोजबीन में एक दिन धीरू भाई ने अपने बड़े भाई रमणी लाल को फोन मिलाया, जो यमन में रहते थे, और उन्होंने धीरू भाई को यमन आकर नौकरी करने की सलाह दी। अब आप में से जितने भी लोगों का ताल्लुक गांव से रहा है वो जानते हैं कि वहां की कमाई के अवसर कितने कम होते हैं। ऐसे में धीरू भाई ने भी 17 साल की उम्र में बिना कुछ सोचे समझे यमन की फ्लाइट पकड़ ली। इस अरब देश में पहुंचते ही उन्हें ए बेसिस एंड को के पेट्रोल पंप पर 300 रुपए महीने की नौकरी मिली और उस दौर के हिसाब से ये रकम गुजारा करने के लिए काफी थी। अब ज्यादातर नौकरी करने वाले लोग अपना दिन निकालने की कोशिश में होते हैं, लेकिन धीरू भाई ने पेट्रोल पंप पर ग्राहकों से बात करना शुरू की, जिसके चलते कई बार ग्राहक आधे की जगह फुल टैंक करवा देते थे और उनका कस्टमर हमेशा उसी पेट्रोल पंप पर वापस आता था, जिसके चलते पंप की कमाई 5 गुना हो गई और मालिक ने उन्हें पेट्रोल पंप मैनेजर बना दिया। इसके बावजूद वो नौकरी के बाद एक ऑफिस में पार्ट टाइम क्लर्क की तरह भी काम करते ताकि कुछ ज्यादा आमदनी हो जाए। यमन में धीरू भाई का अंदाज भी काफी कर्मचारियों से बिल्कुल अलग था। जहां बाकी लोग सस्ती टपरी पर खड़े होकर 1 आने की चाय पीते, वहीं धीरू भाई रोज 5 स्टार होटल में जाकर 1 रुपए वाली चाय पीते थे। कई साथियों ने मजाक भी उड़ाया कि इतनी कम तनख्वाह में इतनी महंगी चाय, यहाँ ऐशो आराम करने ही आए हो तुम,
वगैरह वगैरह। लेकिन धीरू भाई जानते थे कि वो चाय नहीं, मौका खरीद रहे हैं, क्योंकि उस होटल में यमन के सबसे बड़े व्यापारी आते, जैसे कि ऑयल ट्रेडर्स, टेक्सटाइल इंपोर्टर्स और अरब के राजघरानों से जुड़े कारोबारी। धीरू उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे, उनकी टेबलों के पास बैठने के बहाने ढूंढते और मौका मिलते ही खुद को बड़े गर्व से इंडियन बिजनेसमैन बताकर बातचीत में शामिल हो जाते। बात करने का उनका हुनर ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। इसी हुनर के चलते उनके संपर्क में वो ब्रिटिश ट्रेडर्स आए जो यमन में चांदी खरीदते थे। वहीं से धीरू भाई को यमनी रियाल के सिक्के पिघलाकर चांदी बेचने का आइडिया आया, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। इसी के चलते कुछ वर्षों बाद हालात ऐसे बन गए कि धीरू भाई को यमन छोड़कर भारत लौटना पड़ा। लेकिन अब वह खाली हाथ नहीं आए, बल्कि उनके पास अरब में कमाया हुआ अनुभव था, बड़े व्यापारियों से बड़ी पहचान थी और कुछ बड़ा करने की चाहत। साल 1958 में उन्होंने मुंबई के एक छोटे से कमरे से मसालों की ट्रेडिंग का व्यापार शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर 15,000 रुपए निवेश किए और अपनी दुकान का नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। अब व्यापार अच्छा चलने लगा, लेकिन धीरू भाई के सपने 2 टेबल, 3 कुर्सियों और एक टेलीफोन वाली 350 स्क्वायर फीट की ऑफिस जीतने नहीं थे। इसलिए उन्होंने सूत के व्यापार में कदम रखने का सोचा। लेकिन मुंबई में टेक्सटाइल मार्केट के हालत बड़े अजीब थे। यहाँ फैक्ट्रियों का अपना एक गुट था, एक तरह का अघोषित कोर्टल, जो थोक विक्रेता यानी होलसेलर्स को महंगे दामों पर माल देता था। दूसरी तरफ ग्राहकों का भी अपना एक गठजोड़ था, जो होलसेल व्यापारियों पर दबाव बनाता कि माल सस्ता बेचो। नतीजा ये कि बीच में फंसे होलसेलर्स ना फैक्ट्री से सस्ता खरीद पा रहे थे, ना ग्राहक को महंगा बेच पा रहे थे। यानी मुनाफा तो दूर, ट्रेडर्स अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे थे। यही वो जगह थी जहां धीरू भाई का असली खेल शुरू हुआ। उन्होंने सबसे पहले होलसेलर्स को एक एक कर समझाया, अलग अलग रहकर तुम फैक्ट्रियों के सामने कुछ नहीं, लेकिन यदि हम सब एक हो जाएं तो बाजार की शर्तें हम भी लिखेंगे। और देखते ही देखते धीरू भाई ने होलसेलर्स की एक मजबूत यूनियन खड़ी कर दी। अब फैसला यह हुआ कि सभी व्यापारी फैक्ट्री से मिलकर सीधे बल्क में माल उठाएंगे, सस्ता खरीदेंगे और बाजार में प्रीमियम दाम पर बेचेंगे। यानी मुनाफा बिचौलियों के नहीं, इन व्यापारियों के हाथ आएगा। लेकिन धीरू भाई की ये चाल मुंबई के कुछ बड़े बिजनेसमैन घरानों को नागवार गुजरी। ये वही लोग थे जो सालों से इस मंडी पर राज करते आ रहे थे। उन्होंने तुरंत एक रसूखदार आईएएस अधिकारी को मोटी रकम देकर वो पूरी मार्केट जहां फैब्रिक की बोली लगती थी, सीधा ताला लगवा दिया। धंधा रुक गया, ट्रेड बंद और यूनियन में खलबली मच गई। लेकिन धीरू भाई ने एक पल भी बर्बाद न करते हुए यूनियन के सभी सदस्यों को जुटाया और फैक्ट्री से जितना हो सके उतना माल उठाकर सीधा उस आईएएस अधिकारी के घर पहुंच गए, जहां कपड़ों का ढेर लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया। ये शांत लेकिन खतरनाक बिजनेस सत्याग्रह था। दृश्य ऐसा था कि आखिरकार अधिकारी खिड़की से झांकते ही समझ गया कि अगर इन्हें अभी नहीं रोका तो मेरा रिश्वत वाला राज यहीं सड़क पर खुल जाएगा। घबराकर उसने तुरंत आदेश दिया, ताला खोलो, मार्केट फिर से शुरू करो। यही वो मोड़ था जब बंबई के कारोबारियों को पता चला कि धीरू भाई कोई साधारण व्यापारी नहीं है, लेकिन अब कुछ बड़ा होना बाकी था। 1965 की एक दोपहर अपनी छोटी सी ऑफिस में बैठे धीरू भाई ने खुद से एक सवाल पूछा कि क्या मैं इतना ही करने आया हूं? गुजरातियों की रगों में व्यापार दौड़ता है और वहां एक कहावत है, कई का मोटू करऊ छे, यानी कुछ बड़ा करना है। उन्होंने अपने पार्टनर चंपकलाल से बात की, लेकिन उनका बिजनेस जितना चल रहा था उतना ही काफी था। इसलिए धीरू भाई ने अपना मन बनाया और व्यापार छोड़ दिया और कुछ नया करने की राह पर निकल पड़े। धीरू भाई का मानना था कि सिर्फ ट्रेडिंग से बड़ा साम्राज्य नहीं बन सकता, बल्कि मुझे खुद कपड़ा बनाना पड़ेगा। इसलिए वो मुंबई छोड़कर एक बार फिर गुजरात आ गए और नरोड़ा, अहमदाबाद में पहली टेक्सटाइल मिल शुरू की, जिसका नाम रखा रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यहां भी उन्होंने एक जुगाड़ लगाया और अपने व्यापार को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। दरअसल उस वक्त भारत में दूसरे देश की इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए खोलने की कोशिशें चल रही थी, जिसके चलते सरकार ने रिप्लेसमेंट लाइसेंस की पॉलिसी लागू की थी। रॉ, जिसकी मदद से व्यापारी दुनिया के देशों से सस्ते रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर सकते थे और फिर उसमें फाइनल प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते थे।
अब जहां बाकी व्यापारी इसे महज एक नियम समझ रहे थे, वही धीरू भाई ने इसे एक सोने की खान की तरह देखा। उन्होंने विदेशों से बेहद उच्च गुणवत्ता वाले पॉलिएस्टर फैब्रिक बनाना शुरू किया और वो उसका छोटा हिस्सा एक्सपोर्ट कर देते और बचा हुआ बड़ा हिस्सा अपनी नई ब्रांड ओनली विमल के लिए तैयार कपड़ों में बदल कर बेचने लगे। इस ब्रांड के तहत वो सूट्स, शर्ट्स, टी शर्ट और बाकी प्रोडक्ट रिटेल दुकानदारों को बेचते। अब शुरुआत में तो रिटेलर्स ने उन्हें दुकान में खड़ा तक नहीं होने दिया, क्योंकि वो पहले से ही दूसरे व्यापारी से माल खरीदते थे। लेकिन धीरू भाई ने दुकानदारों को क्रेडिट पर माल देना शुरू कर दिया। वो दुकानदारों से कहते, आप मेरे कपड़े रखो, जो बिके उसके पैसे देना, जो ना बिके मैं वापस ले जाऊंगा। उनके कपड़े की क्वालिटी टॉप क्लास थी और दाम भी आम लोगों की पहुंच में था, और ऊपर से उनकी आक्रामक मार्केटिंग, अखबारों के बड़े विज्ञापन, शोरूम मॉडल्स और हर गली में गूंजती एक ही लाइन, ओनली विमल, और ट्रेडिशन इन एक्सीलेंस। बस इतना ही काफी था। विमल ब्रांड मिडिल क्लास की पहली पसंद बन गया। शादी हो, नौकरी लगी या खुशियों का मौका, विमल का कपड़ा मानो मान सम्मान की पहचान बन गया। देखते ही देखते ओनली विमल ब्रांड सफल हो गई। अब रिलायंस टेक्सटाइल की सफलता के बाद धीरू भाई को एहसास हुआ था कि अगर भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बनना है तो सिर्फ कपड़े की मीलें खड़ी कर देने से काम नहीं चलेगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो भी जनता की। इसी सोच के साथ 1977 में धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का पहला IPO लॉन्च किया, और यह कदम भारत की कॉरपोरेट हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उस वक्त शेयर बाजार आम लोगों की समझ से बाहर था, ना इंटरनेट, ना विश्लेषक, ना स्टॉक मार्केट तक पहुंच, लेकिन फिर भी 58,000 भारतीयों ने धीरू भाई पर आंख बंद करके भरोसा किया। यह पहली बार था जब भारत का मध्यम वर्ग किसी बिजनेसमैन को भगवान की तरह ट्रीट कर रहा था। IPO खुला, शेयर लिस्ट हुए, और देखते ही देखते हजारों निवेशकों ने मुनाफे में तैरना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि उस दौर में रिलायंस के शेयर हाथ में नहीं, दिल में रखे जाते थे, क्योंकि हर किसी को लगता था कि आदमी जो भी छुएगा सोना बन जाएगा। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया शांत नहीं रहती। 1982 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कुख्यात बियर कार्टेल, यानी वो लोग जो शेयर गिराकर मुनाफा कमाते हैं, उन्होंने रिलायंस पर हमला बोल दिया। उन्होंने लाखों रिलायंस शेयर शॉर्ट कर दिए ताकि कीमत धड़ाम हो जाए और वे सस्ते में खरीदकर मोटा मुनाफा कमा सके। वे ये खेल हर कंपनी के साथ खेलते थे और दर्जनों कंपनियों को तबाह भी कर चुके थे। लेकिन धीरू भाई अंबानी उनके लिए कोई आम खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने मुकाबला सीधा और वो भी अपने तरीके से किया। तो देखिए, उन्होंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, छोटे बड़े स्टॉक ब्रोकरों को पैसा देकर कहा कि रिलायंस के शेयर खरीदो, जितने खरीद सकते हो खरीद लो, जिससे स्टॉक मार्केट में अचानक बुल्स ने जोर पकड़ा और बियर्स की हालत पतली हो गई। शेयर की कीमत ऊपर गई और बियर कार्टेल को भारी नुकसान के साथ मजबूर होकर हाई प्राइस पर ही शेयर लौटाने पड़े। यह भारत बाजार का पहला बुल वर्सेस बियर वॉर था और विजेता सिर्फ एक थे, धीरू भाई अंबानी। इस जीत के बाद धीरू भाई का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनानी है तो मुझे सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का महाबली बनना होगा। इसलिए इसी सोच के साथ 1980 में उन्होंने महाराष्ट्र के पताल गंगा के पॉलिएस्टर फाइबर की विशाल मील खड़ी कर दी। ये मील उनके रिलायंस साम्राज्य की पहली ईंट थी। फिर उन्होंने सरकार से वो लाइसेंस हासिल किया जिसे लेना लगभग असंभव माना जाता था। ये था पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का लाइसेंस। यही दौर था जब भारत में सरकारी लाइसेंस पाना किसी युद्ध जीतने जैसा कठिन था। लेकिन धीरू भाई का नाम उन्हीं लोगों की सूची में आ गया जो असंभव को संभव बना देते थे। 1990 के दशक में भारत खुल रहा था, ग्लोबलाइजेशन की आंधी चल रही थी और धीरू भाई ने इसे एक नए युद्ध क्षेत्र की तरह देखा। 1992 में रिलायंस ने पहली बार दुनिया के बड़े बड़े वित्तीय बाजारों से पैसा जुटाना शुरू किया। वो सेक्टर जिसे देखकर दूसरे भारतीय उद्योगपति पसीने पसीने हो जाते थे, धीरू भाई उसी में कंपनी खोल देते। 1996 में उन्होंने 9X USA के साथ मिलकर भारत में रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाई, जिसने आगे चलकर भारत की टेलीकॉम क्रांति की लहर दौड़ा दी। फिर आया 1999 जब उन्होंने गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी खोली। वो रिफाइनरी इतनी विशाल थी कि उससे निकलने वाला उत्पादन कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा था। ये वो मुकाम था जहां दुनिया ने माना कि धीरू भाई दुनिया के टॉप बिजनेसमैन बन चुके हैं। लेकिन फिर आया
साल 2002 का 6 जुलाई का वो काला दिन जब लंबी बीमारी के बाद धीरूभाई अंबानी दुनिया को अलविदा कह गए और पीछे छोड़ गए सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसा साम्राज्य जिसकी वैल्यू 1.25 लाख करोड़ से भी अधिक थी और लगभग 75,000 करोड़ की संपत्तियां। इस तरह गांव में पकौड़े बेचने वाले एक लड़के ने अपनी मेहनत और जिद के बल पर खड़ा कर दिया देश का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर। तो ये थी बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी की अनसुनी अनकही कहानी। आपने इस कहानी से क्या सीखा और अगले वीडियो में आप टाटा, बिरला, अडानी या फिर किसी और बिजनेस एम्पायर की कहानी सुनना चाहते हैं या नहीं, कमेंट में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 19,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।